नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। विपक्ष को जनता की भूख की चिंता नहीं, कहा प्रधानमंत्री जी ने। विपक्ष ने देश को निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री का चुन चुनकर विपक्ष पर पलटवार। जिनके भाई खाते बिगड़े हुए वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष के पास सुनने की शक्ति नहीं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर जमकर हमला, करारा जवाब दिया विपक्ष को। जाहिर सी बात है, लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर पलटवार किया। चर्चा के शुरू में उन्होंने 2018 में अपने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए शुभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता कल्याण की चर्चा में विपक्ष की रुचि नहीं है। विपक्ष को देश के युवाओं के भविष्य और जनता की भूख की चिंता नहीं है। विपक्ष ने देश को निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिनके बही खाते बिगड़े हुए हैं वह हमसे हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अविश्वास और घमंड के कारण विपक्ष जनता के विश्वास को नहीं देख पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नियत है, ना नीति है और ना ही भारत की अर्थव्यवस्था की समझ है। इसलिए आज भारत के लोगों में कांग्रेस के प्रति अविश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का ये कालखंड भारत के लिए अपने हर सपने को सिद्ध करने का समय है। हम सबकी एक ही जिम्मेदारी हो, देश का विकास हो। देश के युवाओं के सपने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के युवाओं के सपने पूरे करने की संसद की सामूहिक जिम्मेदारी है। 5 साल में देश में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर एक एक मुद्दे का, एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भगवान का एक तरह से उनके लिए, उनकी सरकार के लिए आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि 2018 में भी ईश्वर का आशीर्वाद था। 2018 में हमारा फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, विपक्ष का फ्लोर टेस्ट हुआ। भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। – 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। जब हम सब जनता के पास गए
तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहाँ पारित किए और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है कि उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसी एक दीर्घ दृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कई मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को ना तो गांव की चिंता है और ना गरीबों की। विपक्ष ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो अविश्वास प्रस्ताव पर झूठे और
अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष ने फील्डिंग सजाई लेकिन चौके छक्के सत्ता पक्ष ने मारे। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी नो बॉल किया जा रहा है। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का? विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन पर चुटकी ली। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी। सोनिया जी विपक्ष की नेता थी। उन्होंने लीड ली। उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता। उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय भारत के लिए सपने पूरे करने का अवसर है। ये कालखंड सबके लिए अहम है, महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण में। और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते हुए विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जनता ने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में भी जनता ने हमें मौका दिया। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि उनके सपने कौन पूरे करेगा। हमने युवाओं को खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया है। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे
फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया? जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में गरीबी तेजी से घट रही है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आईएमएफ ने भारत की तारीफ की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है, ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, डब्ल्यूएचओ ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए, उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात डब्ल्यूएचओ कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, डब्ल्यूएचओ स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है, 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है। मेरे गरीब परिवार के लोग हैं, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अविश्वास और घमंड विपक्ष में रचा बसा है।
विपक्ष जनता के विश्वास को नहीं देख पाता। देश का चारों तरफ मंगल हो रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, मैं उस सोच से सहमत नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके, डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए हैं, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? देश के भविष्य पर पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले।
हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था, और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे, और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए
कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सोए तब हो जाएगा। यही एक आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वजह है कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि ये कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए एक एक मुद्दे का सदन में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही हैं। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर नीति के उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी सरकार थी? सुस्ता नहीं। सरकारी दफ्तर में महात्मा गांधी की फोटो नहीं नीति के जाती थी। सरकार किसकी थी? जब आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस कई मौकों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार
1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री जी, नागालैंड में सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे और आप सबने सहमति दी थी। नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी। नो, इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी। प्लीज, आपने खुद ने व्यवस्था दी थी, नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इनको लगता है नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। उनका नाम तो नजर आता है, काम नजर नहीं आता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने किस तरह विपक्ष पर निशाना साधा। नाम को लेकर उनका ये चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है। ये दशकों पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम। गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम, म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था।
लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है, कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर खास तौर पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि कमियों को ढकने के लिए वो कुछ भी करेगी। कांग्रेस ने कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह को भी चुरा लिया। कांग्रेस के संस्थापक विदेशी थे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। फिर भी जो बदलाव हुए हैं उसमें पार्टी का घमंड ही दिखता है। ये भी दिखता है कि 2014 से वो किस तरह डिनायल के मोड में है। पार्टी के संस्थापक कौन? एओ ह्यूम एक विदेशी थे जिन्होंने पार्टी बनाई। आप जानते हैं 1920 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। 1920 में एक नया ध्वज मिला और देश ने उस ध्वज को अपना लिया। तो रातों रात कांग्रेस ने उस ध्वज की ताकत देख करके उसे भी छीन लिया और प्रतीक को देखा कि ये गाड़ी चलाने के लिए ठीक रहेगा। 1920 से खेल चल रहा है और उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है। ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा। ये सारे उनके कारनामे उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल
केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, यह पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरडोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे, सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है, क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के, उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की बात है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है, उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे, तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में अपनी बात रखी। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया, विपक्ष के एक एक मुद्दे का उत्तर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में
आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पे बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सूझता नहीं है। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया? जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावनाएं ही संभावनाएं, इन्होंने
अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में गरीबी तेजी से घट रही है, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आईएमएफ ने भारत की तारीफ की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए आईएमएफ ने इसे कहा है, ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? तो मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए, उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है, 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है। मेरे गरीब परिवार के लोग, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, खासतौर पर कांग्रेस पर। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है।
20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था, और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनको लगता है नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। उनका नाम तो नजर आता है, काम नजर नहीं आता। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। भारत के लोगों का
कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। माननीय प्रधानमंत्री जी, नागालैंड में प्लीज सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया था कि नारेबाजी नहीं करेंगे और आप सबने सहमति दी थी। नारेबाजी नहीं करेंगे, न इधर से करेंगे न उधर से करेंगे, नहीं करेंगे दोनों तरफ से नारेबाजी। नो, इधर से भी नहीं करेंगे उधर से भी नारेबाजी। प्लीज, आपने खुद ने व्यवस्था दी थी, नारेबाजी नहीं करेंगे सदन में, नहीं करने किधर से भी नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह को भी चुरा लिया। कांग्रेस के संस्थापक विदेशी थे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है।
सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। बाहर से तो अपना लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पापों का क्या होगा, ये आए पाप आपको लेके डूबेंगे। आप जनता जनार्दन से ये पाप कैसे छिपा पाओगे? आप नहीं छिपा सकते हो। और इनको आज जो हालत, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरदोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे, सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है, क्योंकि परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के, उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। इसलिए इन विभूतियों ने हमेशा इस देश पर बात जोर दिया था कि देश को परिवार, नाम और पैसे पर आधारित व्यवस्था से हटना ही होगा। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध करने वालों का हमने बराबर देखा है कि उसके प्रति उनकी कैसी नफरत की भाव है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है, उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे,
तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा ये गठबंधन जो बना है वो अविश्वासी गठबंधन है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में ज़्यादातर जो दल हैं वो परिवारवादी हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने कहा कि इन विपक्षी गठबंधन को लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे, लेकिन उनका नाम तो नजर आता है, काम नजर नहीं आता। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर किस तरह प्रहार किया। नाम को लेकर उनका ये चश्मा आज का नहीं है। नाम को लेकर ये जो मोह है ना, वो उनका आज का नहीं है। ये दशकों पुराना चश्मा है। इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं। सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम। गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम। खेल पुरस्कारों पर उनका नाम। एयरपोर्ट पर उनका नाम। म्यूजियम पर उनका नाम। अपने नाम से योजनाएं चलाई और फिर उन योजनाओं में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति काम होते देखना चाहता था, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ परिवार का नाम। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की पहचान से जुड़ी कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। कोई चीज उनकी अपनी नहीं है। चुनाव चिन्ह से लेकर विचारों तक सब कुछ कांग्रेस अपना होने का दावा करती है, वो किसी और से लिया हुआ है। दरअसल लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष के एक एक मुद्दे का जवाब दिया। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका जवाब दिया और मणिपुर हिंसा को लेकर भी अपनी बात सदन में रखी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।